छत्तीसगढ़ की सत्ता में कब्जा बस्तर के बगैर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि सियासी दलों का फोकस बस्तर की 12 सीटों पर है। बस्तर को साधने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हवाई दौरों की शुरुआत कर चुके हैं। माथुर विधानसभा कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक ले रहे हैं। जिला संगठन के पदाधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं। 31 मई तक हर दिन 2 जिलों की विधानसभा की बैठकें भी होती रहेंगी। ओम माथुर का दावा है कि 2023 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उनकी विधानसभा वाइज बैठ के लूँगा, जिला बैठ के भी लूँगा और हमारी वहाँ की बूथ के रचना क्या उसकी भी जानकारी लूँगा। कुल शुद्ध मिला के संगठनात्मक द्वारा भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरी जितनी ताकत लगानी वो लगाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाए हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में घर से निकले नहीं, आपस में उलझे रहे, तो ओम माथुर जी को कमान संभालनी पड़ रही। वो तो अपने लोगों को संगठित करके कैसे भारतीय जनता पार्टी की इज्जत साख बची रहे उसमें वो लगे हैं। बीजेपी बस्तर में सेंध लगाने की कोशिश में है तो कांग्रेस भी बस्तर के सहारे दोबारा सत्ता वापसी की राह देख रही है। इस वक्त बस्तर में सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और इन सीटों को बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी है। कांग्रेस किसी भी सूरत में बस्तर को खोना नहीं चाहती, लिहाजा बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। 2 जून को बस्तर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम नेता शामिल होंगे। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, साथ ही विपक्ष को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी होगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस ओम माथुर के दौरे से घबरा गई है। 2 तारीख से बस्तर से संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके हर विधानसभा स्तर पर अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। हमारी व्यापक रणनीति के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी ओम माथुर जी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है, उनका बस्तर दौरा हो रहा है। राज्य की कांग्रेस पार्टी उनके दौरे से घबराई हुई है। उनके प्रवास से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बस्तर की 12 सीटें सभी दलों के लिए अहम हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक हर कोई बस्तर का दौरा कर चुका है। तो इसके इतर आरक्षण और धर्मांतरण के मुद्दे भी बस्तर में सुलग रहे हैं, यानी जो सभी को साध लेगा उसकी बस्तर में बात बन जाएगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है बस्तर की बिसात। बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है। माना जाता है कि जिसने बस्तर को जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ को जीत लिया। यही वजह है कि चुनावी आगाज होते ही सियासी दलों की नजर बस्तर पर होती है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों बस्तर को साधने में जुट गई है और दावा यही है कि अब की बार हमारी सरकार। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उन्हीं का परिचय मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे प्रवक्ता है अमित श्रीवास्तव जी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है अमित साहू, जो बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। तो वही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हो। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी। साहू जी, जब तक आप लोगों की पकड़ बस्तर में रही तब तक आप लोग सत्ता में रहे, और जैसे जैसे पकड़ खत्म होती गई और 12-0 में ये तस्वीर तब्दील हो गई। कैसे जीतेंगे जनता का भरोसा? देखिए, वही करने के लिए हमारे प्रभारी माननीय ओम माथुर जी वहाँ बस्तर में जाकर प्रत्येक जिलों में प्रत्येक विधानसभा के कार्यकर्ताओं की 1-to-1 बैठक ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो बस्तर एक समय में 12 में से 11 सीट हमारे पास हुआ करती थी, उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रयास और एक कार्यकर्ताओं के अंदर नया संचार करने के लिए हमारे माननीय प्रभारी ओम माथुर जी गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलने वाला कार्य है, संगठनात्मक कार्य है, उसके तहत वो गए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और जहां कार्यकर्ता
रिचार्ज हो गए हैं तो फिर बस्तर को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और ये विश्वास के साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर वहां काम करने में लग भी गए हैं। तो चलिए अमित जी, साहू जी को आपने सुना कहते हुए नजर आ रहा है कि दिग्गजों का दौरा चल रहा है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया जा रहा है और उन्हें लगता है कि 2003 में बीजेपी के पास 11 थी, 2008 में 11 थी, उसके बाद धीरे धीरे ये सीटें कम होती गई, 2013 में 4 और 2018 में एक बीजेपी के पास जरूर थी, लेकिन उपचुनाव हुआ वो भी आप लोगों की झोली में आ गया। श्रीवास्तव जी। निश्चित तौर पर रितु जी, आप देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर की जनता ने एक संदेश दिया था और यहाँ पर कहा जाता था भाजपाइयों के द्वारा कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे जो कहते हैं। बस्तर की जनता ने एक संदेश दिया था पूरे देश को और भाजपा मुक्त बस्तर किया था। तो लगातार अगर आप देखेंगी तो विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्यार, आशीर्वाद और बम्पर जीत हमको बस्तर की जनता ने दिया था, उसके बाद वहां पर जितने भी उपचुनाव हुए, सारे उपचुनाव में वहां की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया। और लगातार अगर आप देखेंगी तो हमारी सरकार आने के बाद हमने चौमुखी विकास भी बस्तर में करने का प्रयास किया और एक हमारे सर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, उसने विकास की एक अविरल धारा भी बस्तर में बहाने का प्रयास किया और हम बहुत हद तक सफल भी रहे। विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मानते हुए हमने कार्य किया और आज आप देखिए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वहाँ के जनमानस को ये लगता है कि हमारी अपनी सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है। रही बात लोकतंत्र में, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने पार्टी का काम करे और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इनका एक चिंतन शिविर हुआ था, बाद में वो चिंता का शिविर बन गया था, तो वहां पर आपको सबसे पहले आपके पास एक, आप कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी, अब इतने डिफरेंसेस उस पार्टी में है। और सबसे अहम बात, इनके यहाँ एक प्रवक्ता थे, वो बड़े जिम्मेदारी के साथ कहते थे कि हमारे यहाँ रितु जी परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, बाद में उन्हें ही हटा दिया गया। तो 56 लाख अपने कार्यकर्ता, ये जो मिस कॉल कार्यकर्ता कहते थे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दुबे जी, दोनों को ही आपने सुना होगा, जहां पर श्रीवास्तव जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो विकास के काम की है इसलिए जो है 12 की 12 सीटें इनको मिलेगी, तो भाई दुबे जी कह रहे हैं कि हमारे जो दिग्गज नेता दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, तो उनके पक्ष में यहाँ पर माहौल बन रहा है। रितु जी, आपने डिबेट शुरू होने से पहले एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, सत्ता की चाबी जो है बस्तर में जाकर मिलती है। और रितु जी, मेरा ये मानना है कि 2018 का जो चुनाव था वो कृषि और किसान पर केंद्रित था। 2023 का जो चुनाव है मुझे अब धीरे धीरे जो है आदिवासी पर फिर केंद्रित नजर आ रहा है। पूर्व में भी चुनाव जो है आदिवासियों पर जाकर ही केंद्रित थे, क्योंकि एक समय था जब अक्सर ये बातें हुआ करती थी कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल राज्य है। बिल्कुल। और देखिए, आज ओम माथुर जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उनका एक के बाद एक जो बस्तर के क्षेत्रों में दौरा होने वाला है और वे हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे। उनके लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 9 साल पूरे होने हैं, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर आज जो है वृहद रूप से प्रकाश डालने के लिए अर्जुन मुंडा जी रायपुर आए हुए थे। उन्होंने मीडिया के सामने बहुत विस्तार से अपनी बात कही। तो वो भी जो आए केंद्रीय मंत्री, तो वो भी जो है आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। तो कुल मिला के इशारा यही है, संकेत यही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति फिर जो है एक तरफ जो है फिर वहीं बस्तर पर जाकर घूम रही है और आदिवासियों पर जाकर घूम रही है। और दूसरी बात, बस्तर चिंता का इसलिए भी विषय है, चिंता का या चाहत का भी विषय कह लें, इसलिए भी है कि अब वहाँ पे सर्व आदिवासी समाज भी चुनौती के रूप में उभरी है। ये चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी पेश हो सकती है, चुनौती कांग्रेस के सामने भी पेश हो सकती है। और दूसरी बात रितु जी, और गौर करने लायक बात है कि जो नोटा के जो सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं वो बस्तर में ही पड़ते हैं। फिर ये भी देखने की बात रहेगी रितु जी की, मतलब है ना, ये जो नुकसान भाजपा का होगा कि कांग्रेस का। और तीसरी बात एक और है रितु जी, जिक्र किया है तो एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, लेकिन सर्व आदिवासी समाज की भी अब एंट्री हो गई। वो भी कह रहा है कि हम चुनावी मैदान में, इसका कितना असर पड़ेगा, कितना वोट बैंक काटने वाली है बीजेपी और कांग्रेस का? रितु जी, अगर कहीं ये मैदान में उतर गई सर्व आदिवासी समाज पार्टी, और एक चीज और गौर करिए इसमें कि सर्व आदिवासी समाज में जो जुड़े हैं तो उसमें एक और वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम जी जुड़े हैं जी। और अरविंद नेताम जी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का 2 या 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा, मतलब कुल मिला के उसका सार यही था कि अरविंद नेताम जी को लाना वापस कांग्रेस में एक बड़ी भूल थी और एक बड़ी गलती थी,
क्योंकि वो जो आप कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो मतलब बड़ा आदिवासी समाज चेहरा समझ के लाए थे। और दूसरी बात रितु जी, अभी अरविंद नेताम जी मतलब ऐसा देखें तो कागजी तौर पे आज भी कांग्रेस में हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं सर्व आदिवासी समाज के लिए। फिर वो कह भी रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी मैदान पर उतरेंगे। तो जो अभी इशारा मिल रहा है और जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिला के है कि सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी निश्चित रूप से इस चुनाव में उतरेंगे और कहीं ना कहीं समीकरण को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, समीकरण तो ये प्रभावित करने वाले ये। श्रीवास्तव जी, सर्व आदिवासी समाज जो है चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। ये जो 12 सीटें जिस पर आप लोग काबिज है, कैसे ये बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए? क्योंकि सर्व आदिवासी समाज की बात की जाए तो थोड़ा सा नाराज भी यहाँ पर चल रहा है। देखिए रितु जी, आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा काम अगर किसी लिए किया है तो वो किसान भाई और आदिवासी और युवाओं के लिए किया है। और लगातार अगर आप देखेंगी तो छत्तीसगढ़ में बस्तर चाहे सरगुजा हो, लगातार आदिवासी भाइयों का प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहा है। अच्छा। रही बात कि सर्ववादी समाज चुनाव लड़ रहा है, तो मुझे लगता है भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त है, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना के चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिबिलिटी। इन 4.5 सालों में हमने जो यहाँ पर काम किया है, हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। फिर चाहे आप जमीन आदिवासी भाइयों की 4200 एकड़ जमीन की बात हम कर लें जिसे हमने वापस किया था, चाहे हम 65 से ज्यादा वनोपज की खरीदी जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज बस्तर में जो अविरल विकास की धारा बह रही है, उससे आदिवासी समाज ये मानता है कि कांग्रेस हमारी अपनी सरकार है और हम जो चाहते हैं वो सरकार कार्य करती है। तो हमने जनता के अनुरूप हमने कार्य किया और वो भी ये मानते हैं कि यहाँ पर एक जनहितैषी लोक कल्याणकारी सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि चुनाव में तो कई सारे दल आते हैं, लेकिन मैं आपको छत्तीसगढ़ की तासीर बता दूं कि पहली बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनसीपी ने चुनाव लड़ा था, फिर बसपा ने चुनाव लड़ा, फिर जनता कांग्रेस जोगी ने चुनाव लड़ा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुख्य मुकाबला जो होता है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि 15 सालों का जो शासन यहाँ पर कुशासन था, और पूर्व मुख्यमंत्री जो विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी, तो बस्तर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता मुझे लगता है कि पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि आगामी चुनाव में किसका हमको साथ देना है। और रही बात, मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ के जनमानस से कोसों दूर जा चुके हैं। आदिवासी भाइयों के लिए बहुत काम किया है कांग्रेस ने, तो और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए, नंद कुमार साय जो कि एक बड़ा नाम था, बड़े आदिवासी नेता थे, वो अब चले गए, तो इसका कितना असर आप लोगों की पार्टी पर देखने को मिल रहा है? क्या माहौल पार्टी में है? और साथ ही साथ अब आप लोग आदिवासियों को कैसे साधेंगे? देखिए, नंद कुमार साय जी का जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, उल्टा वो इसलिए गए हैं ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि कांग्रेस को जब तक नहीं हराएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। हो सकता है ये उद्देश्य पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी में गए होंगे। और दूसरी तरफ जो विश्वास के साथ बस्तर ने सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंपी थी, वो विश्वास में पूरी खरी नहीं उतर पाई कांग्रेस। पूरा का पूरा उनका दावा झूठा साबित हुआ, पूरे के पूरे उसके वादे विफल हुए। चाहे आप बस्तर के विकास की बात करें, अगर बस्तर का सर्वांगीण विकास अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बस्तर में एक नया ईंटा कांग्रेस ने नहीं आज तक रखा है। चाहे वो एजुकेशन हब की बात करे, चाहे वहां के रोड रास्ते की बात करे, चाहे वहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे वहां पर जो लाइवलीहुड कॉलेज है उसकी बात करें, उसकी अगर नींव किसी ने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। और आज जो विश्वास कांग्रेस के ऊपर बस्तर वासियों ने किया था वो पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादे के साथ आई है और आज 4.5 साल में पूरे बेनकाब हो चुकी है। बस्तर का एक जनमानस जान चुका है कि अब इस कांग्रेस में भरोसा नहीं रहेगा। वहां का ये पूरी 12 की 12 सीट अब बस्तरवासी भारतीय जनता पार्टी झोली में डालने उनके पक्ष में जो है माहौल बनेगा। लेकिन नंद कुमार साय की अगर बात की जाए तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि उनके जाने से बीजेपी को कितना घाटा और कांग्रेस को कितना फायदा आगामी चुनाव में? क्या सवाल मुझसे है रितु जी? जी दुबे जी, आपसे ये सवाल। जी देखिए रितु जी, जहां तक के नंद कुमार साय जी की बात है तो नंद कुमार साय जी जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पदों पर रहे। वो सांसद रहे, विधायक रहे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष रहे। और देखिए क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी शब्द ये जो गुंजायमान हमेशा से होते रहा,
और कांग्रेस भी करती रही, भारतीय जनता पार्टी भी करती रही। मैं किसी पार्टी विशेष पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या आदिवासी नेताओं के साथ क्या है न्याय हो सका कभी? देखिए क्या है, अजीत जोगी जी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री पहले बने तो आदिवासी के आधार पर बने, बाद में उनके आदिवासी होने पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। और इस कदर प्रश्न चिन्ह लग गया कि जब वो मरवाही उपचुनाव हुआ तो उनके बेटे अमित जोगी लड़ भी नहीं पाए चुनाव, मतलब कहीं पे संदिग्ध स्थिति थी। तो कुल मिला के ये देखिए, जोगी जी का बन जाना फिर आज तक जो है, तो कुल मिला के कहीं कहीं पे लगता है कि आदिवासी नेताओं के साथ जो न्याय हो पाना था वो शायद नहीं हो पाया। मतलब मैं साई जी से थोड़ा सा मैं अलग हटकर बात कर रहा हूँ आपके सवाल पे। और देखिए क्या है कि बात योग्यता की भी होती है। महेंद्र कर्मा जी थे कांग्रेस में, जो इनकी शहादत हो गई, तो वहां पे साबित करने वाली भी बात होती है। लेकिन यह है कि आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ के हैं, मैं फिर पार्टियों को अलग रख के बात करूंगा, तो बात यही आती है कि वो कहीं ना कहीं वो छला हुआ महसूस करते हैं। और इसका उदाहरण है कि 2018 के चुनाव के पहले कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय नंद कुमार साई जी भारतीय जनता पार्टी में थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। राम विचार नेताम जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था 2018 में। और कुल मिलाकर जो है व्यवस्था को, मतलब कोई व्यक्ति विशेष को नहीं, व्यवस्था को जो है कोसते नजर आए थे। और वो व्यवस्था ही एक बहुत बड़ा कारण बनी कि जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो गई। लेकिन ये एक अच्छी बात है, मैं मतलब अगर वो आलोचना कर रहा हूं तो ये भी कर रहा हूं कि अब पूरी तरह सजग है, पूरी तरह तैयार है लड़ने को। ऊंट किस करवट बैठेगा मैं ये नहीं कहूंगा ऋतु जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी तैयारी मजबूत नजर आ रही है। तो श्रीवास्तव जी, दुबे जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि देखिए दिग्गजों का दौरा लगातार चल रहा है। इसके पहले हमने देखा कि बस्तर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी रहे, उसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की बात की जाए, वो भी अभी बस्तर के दौरे पर है, नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर गए थे। तो आप लोगों के पास इसका क्या कुछ तोड़? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऋतु जी कि 28 से ज्यादा अगर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पावन धरा में स्वागत है, हम लोग अतिथियों का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं एक अहम प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये 28 के 28 केंद्रीय मंत्री अगर छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आए तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया, छत्तीसगढ़ को क्या देके गए, ये भी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं को बताना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने कहा ना कि इनके यहाँ जब चुनाव हारते हैं और इनके जब नेता प्रतिपक्ष जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं के कारण हम चुनाव हार गए। मतलब जीत का श्रेय आप लेंगे साहब, और हार की जवाबदारी कार्यकर्ताओं पे फोड़ेंगे। और हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी की जो सरकार आई थी 15 सालों तक हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ववर्ती सरकार से लड़ा था। कांग्रेस भवन बिलासपुर में हमारे कार्यकर्ताओं को पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी पुलिस से पिटवाया था, उसके बाद भी हमारा कार्यकर्ता इधर उधर नहीं गया। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमारी आन बान शान और हमारी पार्टी का प्राण है, और हम उसके बल पे ही हम कहते हैं कि इस बार हम 75 पार करेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले बार जिस प्रकार से देश के सम्मानित गृह मंत्री जी ने कहा था इस बार 65 पार, और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 65 पार करवाया था, तो मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि कार्यकर्ता आज भी इनसे रुष्ट है। कार्यकर्ता अगर आप उपचुनाव में देखेंगे तो भी बीजेपी का साथ उन्होंने नहीं दिया। मैं हमेशा इस बात को आपके चैनल पे कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं नाराज है क्या? श्रीवास्तव जी कह रहे कार्यकर्ता आपके नाराज है, और कांग्रेस की बात की जाए तो आन बान शान है, और आपकी पार्टी में हार जाते हैं तो कार्यकर्ताओं पर ठीक है फोड़ देते हैं। कानूनी मैटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। और भूपेश भाई तो भरोसा है, वो जब कहते हैं ये भरोसे की सरकार है, तरक्की का गढ़ अब छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में हो रही है। ये बताता है ऋतु जी कि हमारी सरकार कहीं बेहतर काम लेकिन आपकी पार्टी जब हारती है तो कार्यकर्ताओं पर ठिकरा फोड़ देती है, जीतती है तो खुश ले लेती है, ऐसा है क्या साहू जी? कार्यकर्ता संगठन की प्राण है और संगठन ही सर्वोपरि है। इस ध्येय को मान के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी का अब एक एक कार्यकर्ता तैयार है ये कुशासन से लड़ने के लिए, भूपेश के प्रशासन से लड़ने के लिए, भूपेश के शासन से लड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ ठगा है। ये नारा देते हैं भूपेश से तो भरोसा है, वाकई में भरोसा है। अपराधियों को भरोसा है, नशेड़ियों को भरोसा है, यहां तस्करों को भरोसा है, यहां पर भ्रष्टाचारियों को भरोसा है। और जिस प्रकार से वर्तमान में
4 साल बीत चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार ये सरकार कर चुकी है और इनसे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सैनिक, एक एक सिपाही तैयार है। और निस्संदेह ये भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता इनके मुख्यमंत्री को भी हराने में दम रखता है। और निस्संदेह हम सभी तैयार हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तैयार है युद्ध के मैदान में जाने के लिए। और युद्ध के मैदान में जब हम उतरेंगे, ये 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि अब भरोसा छत्तीसगढ़ वासियों का इस कांग्रेस से टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने देख लिया अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़, नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ और भ्रष्टाचारियों का गढ़ छत्तीसगढ़ भूपेश है और भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता ने मान लिया है। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ अपने छोटे भाई भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैं देश के गृह मंत्री जी की बात या किसी भी इनके नेताओं की बात करता हूँ तो मैं उसमें जी लगाता हूँ। और ये भूपेश कह रहे हैं, मुझे लगता है राजनीति में एक शालीनता होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं और आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर जी लगा देंगे तो उनका ही मान बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आपने कहा कि ये लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से फिर कह दूँ कि जनता जनार्दन होती है साहब, और हम इस रण में जा रहे हैं और लगातार जनता के बीच में आवश्यकता, मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से हो चाहे प्रत्यक्ष हो, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बिल्कुल, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया नशे का गढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया। सवाल किससे किया था पहले आप वो क्लियर कर दीजिए। आपके पास मैं लौटूंगी, उनको अपनी बात रखने दीजिए पहले, फिर आपका जवाब भी लूंगी मैं। जी, थैंक यू। देखिए, लगातार मुझे लगता है डिबेट में ये होना चाहिए कि वो अपनी बात रखें और मैं अपनी बात रखूं। रही बात आपने कहा, तो मुझे लगता है कि अब 5 महीने में चुनाव है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोकतंत्र को किसने संभाल के रखा है, इस देश में लोकतंत्र को किसने कलंकित किया है, लगातार चुनी हुई सरकार को किसने गिराया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस बार हम इस मेंटली प्रिपेयर्ड है रितु जी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ भाजपा के 3 जमाई आईटी, ईटी, सीबीआई से भी हमको लड़ना है और हमारा कार्यकर्ता तैयार है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लगातार जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो अपने जमाइयों को आगे करते हैं, हमने कई प्रदेशों में देखा है और यहां पर भी ये यही कह रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर कह देता हूं, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता से सर्वोपरि कोई नहीं होता और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है और इनका कार्यकाल 15 साल का इनके पास है, जनता फैसला कर लेगी। हमारा काम जनता को अच्छा लगा कि इनका काम अच्छा लगा, सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपका रिपोर्ट कार्ड साहू जी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो वास्तविकता में धरातल में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का देख लिया है। जिस हिसाब से इतना 3/4 बहुमत कांग्रेस की सरकार को दिया था, वो भरोसा टूट चुका है, वो विश्वास टूट चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया है कि 2018 में जो जन घोषणा पत्र में जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो पूरी की पूरी झूठ साबित हुई। ये कांग्रेस पूरी की पूरी झूठ साबित हुई। आज पूरा का पूरा कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबा है। शायद उनको मालूम चल गया है, क्योंकि ये एक तरफ आरोप लगाते हैं ईडी, मगर दूसरी तरफ ये आरोप लगाते हैं कि ये सरकार को कलंकित करने का, सरकार को गिराने का। अरे भैया, खुद के विधायक इनसे संभल नहीं पा रहे, खुद के संगठन में इनकी ताकत नहीं, खुद के विधायक इनके छिन्न भिन्न हैं, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। ये पहले अपना घर संभाले। मगर छत्तीसगढ़ को संभालने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने दी थी, उसमें ये पूरे के पूरे नकारे साबित हो गए और छत्तीसगढ़ की जनता अब इनको नकारेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। तो चलिए, साहू जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता नकारेगी। श्रीवास्तव जी, आपके पास लौटूंगी। यहाँ पे मैं दुबे जी के पास जाना चाहूँ। दुबे जी, आपने दोनों को सुना होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा था। भ्रष्टाचार बीजेपी की तरफ से साहू जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की सरकार है, कह रहे हैं कि नशे का गढ़ बना दिया गया, अपराध बढ़ गया, इतने सारे तमाम जो आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए तो चुनाव जब भी आते कई मुद्दे भी होते हैं। धर्मांतरण और आरक्षण की बात की जाए तो ये मुद्दा भी काफी ज्यादा सुलग रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले चुनाव में, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों के लिए कितना असर डालेगा ये? दुबे जी देखिए रितु जी, आने वाले चुनाव में जो मुद्दा होगा तो एक मुद्दा होगा किसान, मुद्दा होगा आदिवासी, मुद्दा होगा आरक्षण, मुद्दा होगा धर्मांतरण, मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के जो आरोप दोनों तरफ से लगेंगे। बिल्कुल। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सरकार पे लगाएगी तो फिर सीधे सीधे जो है वहां पे फिर बहुत सारा जो है नोटबंदी, तो ये तो वो बहुत सारी चीजें उधर से आवाज निकलेगी। तो मुद्दों की तो छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की कहानी छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के समय से चली आ रही है, जो जब जहां पे रहा विपक्ष में उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन एक शब्द अभी आया डिबेट में, अपराध।
बिल्कुल। अपराध को लेकर मुझे वाकई में बहुत दुख होता है। छत्तीसगढ़ में अपराधों का जो है ग्राफ बहुत वास्तव में ऊपर चला गया है। खास करके राजधानी रायपुर में मैं देख पा रहा हूं, तो राजधानी रायपुर में मुझे अपराध जो है बहुत ज्यादा नजर आता है और इस पे जो है मतलब कहीं कोई अंकुश नहीं है। यहां तक के बड़े अपराधों की तो बात छोड़ दीजिए, ट्रैफिक सिग्नल जो है रायपुर के, वहां पे डिसिप्लिन कहीं नाम की कोई चीज नहीं है। तो कहीं कुछ जो है सरकार को इन सब चीजों को, शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए, दुबे जी कह रहे हैं कि वाकई में देखा जाए तो अपराध का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा है। कांग्रेस की सरकार है। श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहोगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। गृह मंत्री जी, डीजीपी जी और सीएम साहब तीनों मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और पुलिस को कहा गया है कि आपकी खाकी की चमक और बूटों की धमक अपराधियों में दिखनी चाहिए। और लगातार अगर आप देखेंगी तो अपराध को नियंत्रण करने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं, लगातार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जनता को जागरूक किया जा रहा है, पुलिस मित्र बनाया जा रहा है कि अपराध का ग्राफ जो बढ़ा है उसको कम किया जाए। साहू जी, आपने जो आरोप लगाया था, जवाब आपने सुन लिया, श्रीवास्तव जी ने क्या कुछ कहा? नहीं, बिल्कुल हर मुद्दे पर ऋतु जी ये सरकार विफल है, चाहे अपराध के मामले पर, चाहे नशे के मामले पर, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले को लेकर, चाहे धर्मांतरण को लेकर, चाहे यहाँ जिहाद को लेकर, हर मामले में ये सरकार विफल है। विकास के नाम पे तो टोटल जीरो है ये सरकार। आज तक छत्तीसगढ़ का एक भी विकास में नया ईंटा इस छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं जोड़ा है। ये अब खो चुकी है जनता का विश्वास। अब इस सरकार की भी कहानी 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल का उदय होगा। तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही अपनी तरफ से दावे कर रही है कि बस्तर की जो 12 सीटें हैं उस पर उनका कब्जा होगा, यानी कि सत्ता की चाबी अपने अपने स्तर पर देखा जाए तो दोनों ही दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव आएगा तब सत्ता की चाबी किसको मिलती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। आप सभी राजनीतिक मेहमान और साथ ही साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आज का मुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए आगे देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार।